नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आज से सावन मास और कांवड़ यात्रा की शुरुआत। इस साल 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। उत्तराखंड प्रशासन और पुलिस ने किए पुख्ता बंदोबस्त। प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए जरूरी निर्देश। प्राइवेट नर्सरी से नहीं लिए जाएंगे पौधे। दो 2023 में भी देहरादून स्मार्ट सिटी के नहीं हुए पूरे काम। प्रशासन के किए गए सभी दावे निकले खोखले। बारिश के सीजन में अधूरे कामों से जनता को परेशान। कांग्रेस ने की उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग। कहा, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बने कानून प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। मां भगवती मंदिर देवीधार में चल रहे 24वें महोत्सव का समापन। मां भगवती और महाकाली की निकली तीर्थ यात्रा। मां के जयकारों से गूंज उठा पहाड़। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अब अलर्ट हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। पूरे कांवड़ मेले को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 130 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को संयम के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए 10,000 से ज्यादा पुलिस बल कांवड़ मेले के दौरान तैनात रहेगा, जो कि सख्ती के साथ पहरा देगा। अशोक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब करने वाले लोगों पर सख्ती के साथ उत्तराखंड पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। हर स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। साइलेंसर निकाल करके आते थे। तो ऐसे में पिछले साल एक आगजनी की घटना हुई, क्योंकि गाड़ी फिर उनकी गर्म हो जाती है तो उसमें फिर आग लग गई थी अपने आप ही। तो ऐसा ना होने पाए, तो इस बार जो लोग बिना साइलेंसर के आएंगे, साइलेंसर निकाल करके आएंगे, उनकी गाड़ियों को चालान कर देंगे, उनको सीज कर देंगे। ये भी हमने कल निर्णय लिया और सबको निर्देश दें इसको सख्ती से लागू करने के। बाकी भी जो, जैसा मैंने कहा कि पूरे क्षेत्र को हमने 12 सुपर जोन, 33 जोन और 130 सेक्टर्स में बांटा है। 8,000 से भी अधिक पुलिस बल तो हरिद्वार में ही लगा है। बाकी इधर मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला में भी 2,000, तो करीब 10,000 का फोर्स हमारे पूरा कांवड़ मेला के प्रबंधन में लगा हुआ है। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में चल रहे 24वें 5 दिवसीय देवी महोत्सव का क्षेत्र के 3 गांवों से यात्रा निकली। मां भगवती और महाकाली की डोला रथ यात्रा के साथ देवी महोत्सव का भव्य समापन हुआ। हजारों की संख्या में देवीधार पहुंचे भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। क्षेत्र के कलीगांव, डेसली और रायनगर चोड़ी से मां भगवती और मां महाकाली अपने रथ में सवार हुई। भक्तों ने रस्सी के सहारे डोलों को ऊंचे नीचे कठिन दुर्गम पहाड़ी रास्तों से मां के जयकारे लगाते हुए डोलों को मां भगवती मंदिर देवीधार तक पहुंचाया। मंदिर पहुंचकर डोलों ने मंदिर की परिक्रमा की और मां भगवती और महाकाली ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। आज बताना चाहूँगा कि 24वें देवी महोत्सव के आज पंचम दिवस में हमारे अभी कलीगांव, चौड़ी, डेसली में डोलू की तैयारी शुरू हो गई है। आज मां भगवती के 3 रथ यहाँ पाएंगे, कलीगांव, चौड़ी और डेहली से। मां भगवती, मां काली और साथ साथ 33 कोट देवी देवताओं के गण उसमें शामिल होते हैं। सबसे आगे आगे हमारा बिल्वा देव चलेंगे, उसके बाद हमारे देवी के घर चलेंगे और सभी देवताओं के साथ साथ मां भगवती रथ से विराजमान देते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पीछे से महिलाओं के द्वारा अपने गायन के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम वो माँ से कहते हैं कि हम तेरे दरबार में आ रहे हैं। कहते हैं, खोल दे माता, खोल भवानी, धार में केवाड़ला।
देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित वन विभाग के मंथन सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इस बैठक में इस साल प्रदेश में किस तरह ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाया जाए उसको लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि इस बार वन विभाग जो भी पौधे लगाएगा वे किसी भी प्राइवेट नर्सरी से पौधे नहीं लेगा। साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार सरकार 15,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांटेशन वन विभाग की एक किस्म से स्पाइन है। आप जब प्लांटेशन करेंगे और उस पर सर्वाइवल रेट, क्योंकि आज की तारीख में सुधार हुआ है, जो विगत 2 वर्षों में 44% का सर्वाइवल रेट था वो 54% हुआ है, और इसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक इंसेंटिव से जोड़ा है कि जो भी डिवीज़न जितना ज़्यादा सक्सेस रेट देगी उस हिसाब से प्रदेश में उस डिवीज़न को अवार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर पे 15,000 हेक्टेयर पे 15,000 हेक्टेयर पे 15,000 जमीन पे हम करीबन 1,24,00,000 के आसपास प्लांटेशन करने का इस बार का हमारा लक्ष्य है। समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। ड्राफ्ट सार्वजनिक होने पर संहिता के बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद इसके प्राविधानों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और संवाद करेगी। कांग्रेस ने इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में 17 से 22 जुलाई तक यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दे पर लगातार काम किया जा रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो तुष्टीकरण का रवैया है। वो देश हित में, देश के व्यापक हित में कहीं कोई सोच नहीं रही है, ना ही कोई उसको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के व्यापक हित में है। अपने उत्तराखंड सरकार ने जो इसकी पहल की है, जो शुरुआत की है, और उत्तराखंड राज्य पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनने वाला है, इसका भी उनको मानव सम्मान करना चाहिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उन बातों का कोई आधार नहीं है। जो समान नागरिक संहिता राज्य सरकार लेकर आ रही है और जिस समान नागरिक संहिता को लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए। इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, ध्यान रखा भी जाएगा। डोईवाला एसडीएम कोर्ट में तीसरी शादी कराकर डोईवाला के उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने शादी का प्रमाण पत्र दिया। मैती आंदोलन के तहत नव दंपति से तहसील परिसर में आम का पौधा लगवाया गया और नव दंपति को सुखी जीवन की शुभकामनाएं दी गई। उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रशांत रावत और नेहल ममगई IT इंजीनियर है। नेहल जापान में तो प्रशांत मुंबई में नौकरी करते हैं। नेहल 1 महीना पहले शादी के लिए दोनों लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए इन दोनों का विवाह कराया गया और नव दंपति को शादी का प्रमाण पत्र देकर शादी को मान्यता दी। जो है एक शादी यहाँ पर हुई है, उसमें नेहल ममगई और प्रशांत रावत ने 1 महीने पहले हमारे यहाँ आवेदन किया था। हमने विधिवत नोटिस जारी करने के बाद आज जो है यहाँ पर शादी का रजिस्ट्रेशन करके शादी करवाई है और साथ में हमने मैती आंदोलन के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण भी करवाया है। उत्साही तो बहुत हैं और अच्छा लग रहा है कि इतने सब लोगों के सामने हमें ये सब कुछ शेयर करने को मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि क्या बोलते हैं सबके सब अपना जो भी खुशी का माहौल हो इसी तरीके से एक दूसरे से शेयर करें और आपस में बना के रखें। और प्लांट का जैसे हमारे SDM सर ने भी बोला, तो वही एक दूसरे को साथ पढ़ने में जाना था। फिर उसके बाद अभी हम लोग मतलब अलग जगह जॉब कर रहे हैं। वो मुंबई में करता है, मैं टोक्यो में करती हूँ।
तो जब अगर उसे मुझे विज़िट करने आना हो तो उसका जापान में कोई वीज़ा स्टेटस नहीं है, टूरिस्ट की तरह ही आ सकते हैं। तो इस वजह से परिवार से हमने पहले बात करी कि हम लोग साथ में जुड़ना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद से ही जुड़ना चाहते हैं। 2019 में जो स्मार्ट सिटी के सपने देहरादून की जनता को दिखाए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन का ये दावा था कि 2022 तक स्मार्ट सिटी की सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। हालांकि 2023 का जुलाई का वक्त चल रहा है और प्रशासन के किए गए सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है। हाल फिलहाल बारिश से जो स्मार्ट सिटी का काम अधूरा छूटा हुआ था, उसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेजरली जो काम चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत मल्टीपल विभाग हैं इस शहर में जो काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है सीवर लाइन का जो चल रहा है, उसके अलावा स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी रोड हैं, जैसे शहजादा जोगीवाला वाली रोड हो गई और हमारी रिस्पना वाली रोड हो गई, जहाँ पे PWD का कार्य चल रहा है। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं और मोर और लेस सबकी जो ड्रेन का काम है वो कंप्लीशन वाली स्टेज में है। और जैसे कि सीवर की लाइन है तो 15-20 फीट नीचे खोदते हैं, तो उनको पहले उसकी ड्रेसिंग करनी होती है, फिर वो बैठता है, उसके बाद ये फाइनल कंक्रीट वाला जो मेन DBM करते हैं। की बैठने की बात जहां तक आई है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की और इस बैठक के तहत जो कार्यदायी संस्थाएं थी जिनको कार्य आवंटित किए गए थे उनसे कार्य छीना गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और फिर जो उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियां, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो और विद्युत विभाग हो, इनको काम दिया गया है। मुझे लगता है कि इनको एक समय दिया गया है, अभी 3 महीना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर से प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार ने जमीनों की लूट करने के लिए खुली छूट दी है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ की स्थिति चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व में जो भी कानून बना था, अगर उसे भी रहने दिया जाता तो कम से कम राज्यवासियों की जमीनें बची रहती, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज जो राज्य की जरूरत है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किया जाए। पता नहीं क्या मंशा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। 2018 का मुझे याद है कि सत्र चल रहा था दिसंबर का, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी और अच्छा खासा भू कानून था प्रदेश के अंदर, उसी को लागू कर देते या उसी को चलने देते। या जैसे आपने देखा गैरसैंण, क्योंकि हमारी प्रस्तावित राजधानी है, वहाँ प्रतिबंधित था किसी के लिए भी ज़मीन खरीदना, निर्माण कार्य बनाना, लेकिन गैरसैंण भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। यानी कि पूरी की पूरी उत्तराखंड की ज़मीन आज की डेट में बिकाऊ है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। आज से सावन की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर उसे अपने घर, गांवों और शिवालयों में गंगा जल अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। आज पहले दिन ही हजारों कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे और पैदल कांवड़ पटरी से होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए प्रदेश का रुख करेंगे। ये कांवड़िए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में लंबी दूरी तय करके यहां पर पहुंचे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या बताएंगे, कितनी संख्या में कावड़ी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं वहां पर कर रखी है, क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या बताएंगे? जी गौरी, मैं आपको बता दूं कि आज सावन का पहला दिन है और हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर पूरे हरिद्वार में जो कावड़िए हैं तो उनको लेकर जो बम बम बोले के जो जयकारे से लेकर पूरे हरिद्वार में एक अलग ही रंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है तो कावड़िए हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गए हैं और वहां से जो पवित्र गंगा जल है उसको लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन जो है इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड में जो पिछली बार जो कावड़िए पहुंचे थे, लगभग 4 करोड़ के लगभग कावड़िए पहुंचे थे। इस बार जो कावड़ियों की संख्या है, जो प्रशासन अनुमान लगा रहा है कि 5 करोड़ के लगभग इस बार प्रदेश में जो कावड़िए हैं उनके पहुंचने की पूरी संभावना है जी। और इसी को लेकर इसके साथ साथ जो ये कावड़ी जो पहुंच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, गुजरात जैसे बिहार के कई राज्यों से कावड़िए पहुंचे हैं। कावड़े के आगमन के लिए मेले के जो आखिरी सप्ताह में आएंगे उस समय हरिद्वार इसके आसपास पूरा इलाका केसरिया हो जाते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ियों को लेकर उनका स्वागत करते हुए भी उनकी एक सफल यात्रा की भी कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कावड़ियों को लेकर पेयजल की जो भी समस्या है उसी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, अपने अधिकारी को निर्देश देगी कावड़ी को लेकर अपनी यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ही जो प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 12 सुपर जोन तथा 33 जोन तथा 153 सेक्टरों में बांटा गया है। कावड़ पटरी मार्ग पर कावड़ मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों के साथ साथ 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 12 कंपनी पीएसपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बम निरोधी तथा आतंकवादी निरोधी दस्ते की भी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ पूरे मेले क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लगाए गए हैं और जो भी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, सावन लगने के साथ ही कावड़ मेला जो है शुरू हो चुका है और इस साल हरिद्वार में 4 करोड़ कावड़िए पहुंचने की उम्मीद है और प्रशासन ने भी पूरी तरह से इंतजाम उनके लिए कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले हरिद्वार जिले के बेलड़ा ग्राम मामले पर भीम आर्मी नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल ने राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीसीपी अशोक कुमार से भेंट करके मामले पर वैधानिक जांच कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कुछ दिन पहले हरिद्वार जिले के ग्राम बेलड़ा में दलित युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर भीम आर्मी ने नाराजगी जताई है। हरिद्वार के ग्राम बेलडा में लगभग 20 दिन पहले एक दलित युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि अभी तक 302 में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और सत्ता संरक्षण में प्रशासन के द्वारा भी जो निर्दोष लोग हैं उल्टे दलित समाज के लोगों को जेल भेज दिया गया और जो पीड़ित परिवार के यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे उनको भी उठाकर जेल भेज दिया गया। और यदि भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग वहाँ पर शांति व्यवस्था बनवा रहे थे, माहौल को शांत करना चाहते थे, तो प्रदेश के लोगों पर भी मुकदमे लिखकर उनको जो है ना कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक तरफा कार्रवाई करना और दलित समाज के लोगों को न्याय न देना और दलित समाज के लोगों को दबाया जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही है। तो हम लोग आज डीजीपी महोदय से भी मिले हैं और इस मामले में काफी गंभीरता से चर्चा हुई है। एसएसपी हरिद्वार को भी समय दिया गया है कि 2 दिन में इसमें स्पष्टीकरण देकर जो लोग निर्दोष हैं उनको रिहा किया जाए। लोहाघाट की सुई लिफ्ट योजना की पेयजल लाइन राजकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास के पास जगह जगह लीकेज होने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। 5 गांव सुई में पेयजल संकट गहराने से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जल संस्थान की लापरवाही से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं गांव के लोग पानी पीने तक के लिए तरस रहे हैं। पानी बहने से आसपास के गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं।
पहली बात तो यह है कि ये दशकों पूर्व योजना है, इसका संचालन लगभग जसस्थान कई वर्षों से पूर्व से करता आ रहा है। इसमें जगह जगह पर फॉल्ट आते रहता है। करीबन हम लोग भी करीबन कई बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो आज यहाँ पर सही कर रहे थे, दूसरी जगह अगले स्पॉट में वहाँ पर टूट जा रहा है, क्योंकि लाइन बहुत क्षतिग्रस्त है, क्योंकि बहुत सड़ी गली हो चुकी है। इसके अपेक्षाकृत इन्होंने क्या किया है कि अभी नई स्वीकृति की है, जिसके परिणाम स्वरूप करीबन 150-200 किलोमीटर तो इसमें लाइन खुद चुकी है, और साथ ही साथ संभवतः काम भी शुरू हो चुका है इसमें। और जनता को लगभग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि चौथे दिन या 5वें दिन पानी आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जल संस्थान से निवेदन करूँगा कि इसमें थोड़ा सा अपने स्तर से देखेंगे तो जय साहब लगे हैं वैसे तो इसमें अपने स्तर से देखेंगे तो थोड़ा जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको पता ही है कि इसमें परेशानी ज़्यादा हो जाती है। उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत उत्तराखंड में भारी राज्यों से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि पिछले 6 महीने में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लग चुके हैं। अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा का राजस्व पेनल्टी के जरिए भी कमा कर दिया है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। वहीं इसको लेकर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी है और आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी खत्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भिंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तराखंड में विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके, उसमें ज्यादा अंतर न हो, उसके लिए विभाग प्रयासरत है, जिसमें जल्द ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सके और आम जनता की परेशानी कम हो सके। इन्होंने तो नारा ही दिया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम जरूरत की चीजें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़का कर और कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।